डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कल्चर ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस संसार की कोई भी संस्कृति जड़ नहीं होती। जड़ से मतलब स्थिर नहीं होती, बल्कि उसमें परिवर्तन एवं गतिशीलता पाई जाती है। संस्कृति जो है वो मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है, और जब आवश्यकताओं में बदलाव हो जाता है तथा सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण में भी परिवर्तन हो जाता है, तब इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए संस्कृति में भी परिवर्तन होने लगते हैं। इसीलिए संस्कृति के गठन एवं मूल्यों में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। जो संस्कृतियाँ गतिशील नहीं होती वे विघटन और मृत्यु की ओर उन्मुख होती है। मानव शास्त्रियों ने शुरू से ही सांस्कृतिक समानताओं तथा विभिन्न संस्कृतियों के विकास एवं संवर्धन को ज्ञात करने का प्रयास किया है। संस्कृति के विकास को प्रकट करने के लिए मानव शास्त्रियों ने अनेक सिद्धांत भी प्रस्तुत किए हैं। तो अपन संस्कृति संवर्धन के उद्विकास सिद्धांत का अध्ययन आज करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन, उद्विकासवाद। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन महोदय ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक में प्राणियों के उद्विकास को दर्शाया, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। और डार्विन के इस उद्विकासवाद का सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा, जिससे सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी अछूता नहीं रहा। कुछ विद्वानों ने संस्कृति के विशिष्ट पहलुओं जैसे कला, धर्म, दर्शन, तर्क आदि के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखा, तो कुछ ने संपूर्ण संस्कृति के उद्विकास को प्रकट किया। तो आज अपन अब उद्विकासवाद के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक उद्विकासवादियों की मान्यता थी कि संस्कृति का संवर्धन एक सीधी रेखा के रूप में एक निश्चित क्रम से हुआ है। इस संसार की सभी संस्कृतियाँ कुछ निश्चित स्तरों से जटिलता की ओर और इसी प्रकार समानता से असमानता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर हुआ है। उद्विकास के इस क्रम को संस्कृति के विभिन्न भागों जैसे भाषा, धर्म, परिवार, विवाह एवं संपूर्ण समाज में देखा जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर समान संस्कृति तत्व एवं संकुल क्यों पाए जाते हैं, इसका उत्तर विकासवादी मानव की मानसिक एकता के आधार पर देते हैं। यदि मनुष्य को समान पर्यावरण मिले तो वे समान रूप से सोचेंगे। पर्यावरण की भिन्नता के कारण ही एक ही संस्था के विभिन्न रूप सामने आए हैं। अतः जब अलग अलग स्थानों पर समान संस्कृति तत्व दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में
मनुष्य ने समान रूप से क्रियाएं की है। इसीलिए ही समानांतर आविष्कार हुए हैं, यानी कि एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर एक जैसे आविष्कार हुए हैं। उदाहरण के लिए कृषि का आविष्कार दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम एशिया और अमेरिका में समान रूप से हुआ है। इसी प्रकार शून्य का आविष्कार जो है वो हिंदू, बेबीलोनिया तथा माया संस्कृति में स्वतंत्र रूप से हुआ है। कागज का निर्माण एवं छापे खाने का आविष्कार भी पूर्व एवं पश्चिम में एक साथ हुआ है। लेखन कला का विकास भी दुनिया के कई देशों में स्वतंत्र रूप से हुआ है। ये सभी उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानव में मानसिक एकता पाई जाती है, किंतु पर्यावरण एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण ही संस्कृति तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों में असमानता पाई जाती है। सभी संस्कृतियों में प्रारंभ में सरल एवं समान संस्कृति तत्व पाए जाते थे, जो धीरे धीरे समाज के विकास के साथ साथ जटिल होते चले गए। उद्विकासवाद के प्रमुख विद्वानों में हम चार्ल्स डार्विन, स्पेंसर यानी हर्बर्ट स्पेंसर, ईवी टायलर, हेनरी मॉर्गन, जेसी हेडन और ब्रूहल को सम्मिलित करते हैं। डार्विन ने उद्विकासवाद को प्राणियों पर लागू किया, जबकि अन्य विद्वानों ने समाज एवं संस्कृति पर लागू किया उद्विकासवाद को। तो अब हम यहाँ कुछ प्रमुख उद्विकासवादियों के विचारों का उल्लेख करने जा रहे हैं। सबसे पहले है मॉर्गन का मत। मॉर्गन का मानना है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, यानी कि जब उद्गम हुआ उस समय इसका इतिहास एक है, एक जैसा है, अनुभव में भी एक है और प्रकृति में भी एक है। वे मानव समाज और संस्कृति का उद्विकास एक सीधी रेखा में किस तरह सरलता से जटिलता की ओर मानते हैं। मॉर्गन ने मानव समाज के उद्विकास के 3 स्तर बताए। कौन कौन सा? जंगली, बर्बर और सभ्य। तथा प्रत्येक स्तर को भी इन्होंने निम्न, मध्यम और उच्च स्तरों में बांटा है। जंगली अवस्था के निम्न स्तर में मानव की उत्पत्ति हुई। मध्य स्तर में उसने आग जलाना सीखा तथा मछली का शिकार प्रारंभ किया मध्य स्तर में। और उच्च स्तर में क्या किया? उसने तीर धनुष का आविष्कार किया था। अब दूसरी अवस्था पे आ जाते हैं अपन, जो थी बर्बर अवस्था। बर्बर अवस्था का जो सबसे नीचे का स्तर है ना, उसमें उसने बर्तन बनाने की कला का आविष्कार किया। फिर मध्यम स्तर में पशुपालन एवं सिंचाई द्वारा कृषि कार्य शुरू किया। और उच्च स्तर में लोहे का प्रयोग करने लगा और उस लोहे को गलाकर हथियार एवं औजार भी बनाने लगा। समाज के उद्विकास की तीसरी अवस्था सभ्यता की कहलाती है, यानी कि इस अवस्था में सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया। इसके निम्न स्तर में मानव ने भाषा का प्रयोग एवं लेखन कार्य प्रारंभ किया तथा इस समय व्यापार का भी विकास हो गया था।
अब इस सभ्य अवस्था की जो दूसरा स्तर है, मध्यम स्तर यानी निम्न से उच्च वाला, उस मध्यम स्तर में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर व्यापार एवं मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया। और जो सबसे ऊंचे का स्तर आता है वो है उच्च स्तर। उस पर आज की यूरोपीय सभ्यता है, जहाँ पूंजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। यूरोप में दोनों तरह की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, पूंजीवादी भी और समाजवादी भी। मॉर्गन ने अपने उद्विकास सिद्धांत को विवाह, परिवार एवं नातेदारी के विकास पर भी लागू किया। इनका मानना है कि एक विवाह का सबसे ऊंचा स्तर है, जो यौनाचार से प्रारंभ होकर समूह विवाह, बहुपति विवाह, स्वेच्छा से एक विवाह एवं बहुपत्नी विवाह के स्तरों से गुजरा है। यानी कि इन सब से गुजर के फिर आखिर में इंसान कौन से विवाह पर जाके रुका, एक विवाह पर। विवाह बंधनों के परिवर्तन के साथ साथ परिवार में भी परिवर्तन आया। वे परिवार का उद्विकास गोत्र में मातृपक्षीय, पितृपक्षीय एवं द्विपक्षीय स्तरों के रूप में मानते हैं। परिवार उद्विकास के 5 स्तरों से गुजरा है। सबसे पहला कौन सा रहा, रक्त संबंधी परिवार रहे। उसके बाद में जो अगला चरण आया परिवार का, वो था समूह परिवार। तीसरा था सेंडेस्मियन परिवार। चौथा था पितृसत्तात्मक, और अब है एक विवाही परिवार। तो ये तो मॉर्गन के अनुसार हो गया उद्विकास की प्रक्रिया। अब टॉयलर ने धर्म के क्षेत्र में उद्विकास की बात की है। उन्होंने कहा है कि धर्म का उद्विकास जो है वो बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है। यानी कि शुरू में अनेक देवता थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक धर्म के लोग एक ही देवता को मानने लगे। तो ये इसे ही कहते हैं धर्म का उद्विकास, यानी विकास अपने आप होने वाला। आदिम धर्म में आत्मवाद में विश्वास किया जाता था। आत्मवाद में साथ ही पूर्वजों की पूजा भी की जाती थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा से ही आगे चलकर एक ईश्वरवाद का विकास हुआ। अब हिड्डन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने उद्विकास को कला पर लागू किया था और कहा था कि कला का उद्विकास यथार्थवादी कला से संकेतवादी कला तथा रेखा चित्र की तरफ हुआ है। शुरू में व्यक्ति जो है वो पेड़, पशु पक्षी, मानव के वैसे ही चित्र प्रदर्शित करता था जैसे वे दिखाई देते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें संकेतों एवं रेखाओं द्वारा चित्रित किया जाने लगा। अब इसकी कुछ आलोचनाएं भी सामने आई है। तो सबसे पहले आलोचना इसकी है कि समान संस्कृति तत्वों की उत्पत्ति के समान कारण न रहे हो, यह जरूरी नहीं है। मानव इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक ही भौगोलिक पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृतियाँ पनपी है। बहुपत्नी विवाह का जन्म एक स्थान पर स्त्रियों की बहुलता के कारण हुआ है, तो दूसरे स्थान पर ऐश्वर्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण हुआ है। एक और इसकी आलोचना अपन देख लेते हैं कि इनकी अध्ययन पद्धति जो है वो दोषपूर्ण रही है। ये लोग सभी आर्म चेयर वैज्ञानिक थे जिन्होंने कभी क्षेत्र में जाकर कार्य नहीं किया। इनके अधिकांश निष्कर्ष जो है वो यात्रियों एवं मिशनरियों द्वारा ही दी गई सूचनाओं पर आधारित रहे हैं। इन्होंने कभी भी इन सूचनाओं की जांच करने का प्रयत्न नहीं किया। उद्विकासवादी अपने मत को प्रतिपादित करने में इतने अतिवादी हो चुके थे कि जहाँ कहीं भी ये सांस्कृतिक तत्वों की समानता को पाते, वे उनके विकास क्रम को दर्शाने लग जाते थे। धन्यवाद।